अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज का जो चैप्टर हम कवर करेंगे दैट इज़ गोइंग टू बी चैप्टर 3 ऑफ लॉरा मिचल्स एंड द चैप्टर इज़ मैनेजमेंट ऑफ द डेवलपिंग डेंटिशन। अब इस टॉपिक में है क्या और इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? आपको जो भी आगे हम लेक्चर्स सीरीज़ करेंगे, जो चैप्टर्स पढ़ेंगे, ये वाला जो चैप्टर है आगे वाले चैप्टर्स की बेस है। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ में आ गया, आपकी टिप्स पे हो गया ये चैप्टर, तो अगले वाले चैप्टर्स भी आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो आपने ये चैप्टर को अच्छे से समझना है, ठीक है? आई विल ट्राई माई बेस्ट एंड दीज आर वेरी लॉन्ग स्लाइड्स, 91 स्लाइड्स हैं और दिस इज़ गोइंग टू बी अ लॉन्ग लेक्चर, सो ब्रेस योर सेल्व्स। ओके। अच्छा, नॉर्मली किस एज में आते हैं बच्चे के दांत? नॉर्मली हमारे पास कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, ठीक है? हमारे पास एक चार्ट है जिसमें, जो कि मैं आपको आगे दिखाऊंगा, उसके अंदर प्राइमरी टीथ की जो इरप्शन टाइमिंग्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। आई विल टेल यू, बट देर इज नो, इन रियलिटी देर इज नो फिक्स टाइम, ठीक है? नॉर्मली 6 मंथ्स से 1 साल में पहला दांत आ जाना चाहिए। यूजुअली जो आइडियल है वो 6 to 7 मंथ्स में पहला दांत आ जाता है बच्चे का। 6 to 7 मंथ्स में लोअर प्राइमरी इंसाइजर आ जाता है। लेकिन अगर 6 to 7 मंथ्स में नहीं आ रहा तो 7 to 8 में आ जाएगा, 8 to 9 में आ जाएगा। बट मैक्सिमम पहले फर्स्ट ईयर तक, मतलब 12 महीने तक दांत आ जाना चाहिए। दिस इज व्हाट इज द रेंज, ठीक है? अगर 1 साल तक दांत नहीं आ रहा तो या देन वी नीड टू रेफर टू समवन एंड फिर उस केस में चेक कराना चाहिए। बट दिस इज द एवरेज टाइम, और जो आइडियल टाइम्स हैं वो आगे मैं आपको चार्ट में दिखाऊंगा। अच्छा, 3 टाइमिंग्स आपको बहुत अच्छे से याद होने चाहिए। एक कैल्सिफिकेशन टाइम, एक इरप्शन टाइम और एक रूट डेवलपमेंट। अब ये तीनों क्या हैं? कैल्सिफिकेशन कहते हैं जो दांतों की कैल्सिफिकेशन होती है जब वो इरप्ट भी नहीं हुए होते। कैल्सिफिकेशन हमेशा इरप्शन से पहले होगी, ये चीज़ आपने याद रखनी है, ठीक है? उसके बाद इरप्शन होगी दांत की, और उसके बाद रूट डेवलपमेंट होगी। रूट डेवलपमेंट की कंप्लीशन हमेशा दांत के इरप्ट करने के बाद होती है, चाहे वो प्राइमरी टीथ हो या चाहे वो परमानेंट टीथ हो, ठीक है? ये चीज़ आपने याद रखनी है। कैल्सिफिकेशन टाइमिंग्स, इरप्शन टाइमिंग्स और रूट डेवलपमेंट, रूट कंप्लीशन टाइमिंग्स आपको अच्छे से याद होने चाहिए ऑफ बोथ प्राइमरी एंड परमानेंट टीथ। तो वो बुक में है, लॉरा मिचल्स में। आगे यहाँ भी मैं आपको दिखाऊंगा, टेबल में दिखाऊंगा कि क्या टाइमिंग्स हैं, और आप देखेंगे। अच्छा, अब ये मैटर क्यों करती हैं ये चीज़ें? ये कैल्सिफिकेशन टाइम, ये इरप्शन टाइम, ये रूट डेवलपमेंट, ये टाइम, ये सारी चीज़ें मैटर इसलिए करती हैं बिकॉज लेट सपोज एक बच्चा है, अ, उसकी एज है 10 मंथ्स, उसका दांत ही नहीं आया अभी तक, ठीक है? सो इट इज़ समथिंग टू वरी अबाउट फॉर अ पेरेंट। बट अगर वो डेंटिस्ट के पास जाएंगे उस बच्चे को लेके, उसके पेरेंट, तो डेंटिस्ट वुड से कि अच्छा आप 2 महीने और वेट कर लें, बिकॉज डेंटिस्ट को पता है कि नॉर्मल इरप्शन टाइमिंग एनीवेयर फ्रॉम 6 मंथ्स टू 1 ईयर है, ठीक है? तो ये इस वजह से आपको ये टाइमिंग्स कैल्सिफिकेशन की बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए, कैल्सिफिकेशन की, इरप्शन टाइमिंग, बिकॉज दिस इज़ द बेसिस ऑफ एवरीथिंग वी आर गोइंग टू स्टडी। और ये इरप्शन टाइमिंग्स प्राइमरी टीथ की और परमानेंट टीथ की दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है।
अच्छा, ये आप देखें कि ये कैल्सिफिकेशन टाइमिंग है ऑफ प्राइमरी टीथ, एंड दिस इज इन यूट्रो, मतलब व्हेन द चाइल्ड इज बेसिकली एन एम्ब्रियो। तो ये 12 to 6 months इन यूट्रो, 13 to 6, और ये इरप्शन टाइमिंग्स हैं। इरप्शन टाइमिंग्स आपको मेनली बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, 6 to 7, 7 to 8, और हमेशा लेटरल इंसाइजर्स के बाद प्राइमरी टीथ में फर्स्ट मोलर्स निकलते हैं, नॉट केनाइंस, ठीक है। ये एक यहाँ पे कैच है, फर्स्ट मोलर्स के बाद केनाइंस इरप्ट होते हैं, और फिर केनाइंस के बाद सेकंड मोलर्स, ठीक है। सो ये आपने अच्छे से याद करना है, ये दोनों चीज़ें अच्छे से याद कर लेनी है। और ये परमानेंट टीथ की कैल्सिफिकेशन और इरप्शन टाइमिंग्स हैं, ये भी आपने याद करनी है। और दोनों केसेस में आपने एक चीज़ याद करनी है कि प्राइमरी टीथ के केस में जो रूट डेवलपमेंट है वो कंप्लीट होगी 1 to 1.5 year आफ्टर द इरप्शन ऑफ द टीथ, और परमानेंट के केस में इट इज गोइंग टू बी 2 to 3 years आफ्टर इरप्शन। सो लेट्स से कि अगर मैंडिबुलर सेंट्रल इंसाइजर 6 to 7 years की एज में इरप्ट हुआ है, तो उसकी रूट डेवलपमेंट टाइमिंग होगी समवेयर फ्रॉम 9 to 10 years की एज में। और ये एक एमसीक्यू बहुत आता है, बिकॉज कैल्सिफिकेशन टाइमिंग्स वैसे आपको याद होने चाहिए, बट ये जो आसान वाले हैं ना, इनका एमसीक्यू अक्सर आता है कि मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर्स का कैल्सिफिकेशन टाइम अराउंड बर्थ है, और मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर का भी कैल्सिफिकेशन टाइम अराउंड बर्थ ही है। अच्छा, सो दिस इज द सेम थिंग दैट आई टोल्ड यू कि नॉर्मली 6 months से पहले फर्स्ट ईयर तक नॉर्मल रेंज है दांत, पहला दांत कभी भी एरप्ट हो सकता है 6 months टू फर्स्ट ईयर में। और दिस इज अ मेजर माइलस्टोन फॉर अ पेरेंट, बिकॉज पेरेंट इज काइंड ऑफ लॉन्गिंग कि अच्छा कब पहला दांत आएगा, ठीक है, दे आर मॉनिटरिंग इट। सो या, दिस इज समथिंग टू note about. Completion of primary dentition usually completed by 3 years of age. So प्राइमरी डेंटिशन का जो आखिरी दांत है दैट इज सेकंड मोलर, जो कि 2.5 से 3 साल की एज तक आ जाता है। और इसमें ये चीज़ है कि जो डेसिडियस इंसाइजर है वो हमेशा प्राइमरी डेंटिशन में अपराइट होगा, मतलब सीधा निकलेगा, प्रोक्लाइन नहीं होगा आगे की तरफ, ऐसे होगा, बिल्कुल अपराइट निकलेगा, इस तरह वर्टिकली 90 डिग्री पे होगा। नॉर्मली दांत इस तरह होते हैं ना, अगर आप साइड से देखें तो ये ज़रा अपराइट होगा। और नेचुरली स्पेसिंग होगी दोनों डेसिडियस इंसाइजर में। अच्छा, दिस इज बेसिकली दीज आर द फीचर्स ऑफ प्राइमरी डेंटिशन। प्राइमरी डेंटिशन के फीचर आपको पता होने चाहिए बहुत अच्छे से, क्योंकि नॉर्मली सभी बच्चों की प्राइमरी डेंटिशन में ये फीचर्स होंगे, जिसमें नहीं होंगे तो वहां पे कुछ एबनॉर्मेलिटी है, ठीक है। अच्छा, प्राइमरी डेंटिशन में अगर स्पेसिंग नहीं होती तो वी नो कि जब परमानेंट दांत निकलेंगे तो उसमें हाई चांस ऑफ क्राउडिंग है। स्पेसिंग प्राइमरी डेंटिशन में होना नॉर्मल, प्राइमरी डेंटिशन में स्पेसिंग इज अ नॉर्मल थिंग, और इसमें ओवर बाइट नहीं होती। प्राइमरी डेंटिशन में दांत एज टू एज होते हैं। ये ऊपर वाला इंसाइजर है, उसकी ये टिप है, और ये नीचे वाले इंसाइजर की टिप है। देयर इज नो ओवरलैपिंग, एज टू एज होगा, and which leads to edge contact and attrition. अच्छा, स्टार्ट ऑफ मिक्स्ड डेंटिशन फेज, जब लोअर फर्स्ट परमानेंट मोलर्स एरप्ट होते हैं
और लोअर सेंट्रल इंसाइजर। अच्छा, इसमें भी एक चीज है कि पहले कौन सा इरप्ट होता है। दोनों की ही तकरीबन सेम टाइमिंग है, 6 to 7 ईयर्स ऑफ एज में दोनों होते हैं, लेकिन परमानेंट फर्स्ट मोलर स्लाइटली पहले इरप्ट होता है। अगर आपको वाइवा में ये क्वेश्चन आता है तो परमानेंट फर्स्ट मोलर स्लाइटली पहले इरप्ट होता है लोअर सेंट्रल इंसाइजर से, लेकिन दोनों की टाइमिंग तकरीबन सेम ही है, विच इज 6 to 7 ईयर्स। आई थिंक दिस इज 5 to 6 ईयर्स, बट ये हर बुक में डिफरेंट लिखा होता है इसका। लोअर टीथ इरप्ट फर्स्ट डेवलप लिंगुअल टू प्राइमरी टीथ। इसके जो लोअर परमानेंट टीथ होते हैं उसके जो टीथ बड्स होते हैं वो दे आर गोइंग टू बी लिंगुअल, और जो अपर टीथ होते हैं उसके टीथ बड्स हमेशा पैलेटल ही होते हैं, ठीक है, अंदर की तरफ, मुंह वाली साइड पे। तो दिस इज समथिंग you should know. Temporary crowding is normal and often resolves. अगर थोड़ी बहुत ही क्राउडिंग है तो दैट इज अ नॉर्मल थिंग। इंटरकैनाइन ग्रोथ एंड स्पॉन्टेनियस अलाइनमेंट। अच्छा, व्हाट इज इंटरकैनाइन ग्रोथ? इंटरकैनाइन ग्रोथ होती है बेसिकली कि ये, लेट्स से कि ये लोअर आर्च है और ये केनाइन है राइट साइड का और ये लेफ्ट साइड का, और इनमें जो ये डिस्टेंस होगा दैट इज इंटरकैनाइन विड्थ, और ये इंक्रीज होती है मिक्स्ड डेंटिशन फेज में। If spacing becomes available, lingually placed rotated incisor aligns spontaneously. If arch is inherently crowded, crowding persists despite growth. अच्छा, एक चीज मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताई थी कि क्राउडिंग इज मोस्टली जेनेटिक, ठीक है, लोकल कॉजेज भी होते हैं बट मोस्टली केसेस में इट्स जेनेटिक। तो इंटरकेनाइन विड्थ के इंक्रीज होने से तो क्राउडिंग खत्म हो जानी चाहिए ना, क्योंकि ये वाली जब स्पेस इंक्रीज हो रही है तो ये जो लोअर इंसाइजर्स की क्राउडिंग है ये रिजॉल्व हो जानी चाहिए। लेकिन अगर जेनेटिकली क्राउडिंग है तो इंटरकैनाइन विड्थ के इंक्रीज होने के बाद भी क्राउडिंग रहेगी, ठीक है। और इंटरकैनाइन विड्थ पहले इंक्रीज होती है प्राइमरी टू मिक्स्ड डेंटिशन फेज में, ये दिस इज गोइंग टू इंक्रीज, और जब परमानेंट टीथ इरप्ट हो जाएंगे तो ये स्पेस एज के साथ साथ डिक्रीज होना शुरू हो जाती है। पेरेंटल प्रेशर वर्सेस प्रोफेशनल जजमेंट, या सो पेरेंट्स बच्चों को लेके जाते हैं डेंटिस्ट के पास कि इसका दांत नहीं आया अभी तक, सो पेरेंट्स की तरफ से एक प्रेशर होता है कि उन्हें फिक्र होती है कि समथिंग गोइंग एबनॉर्मल या क्या। सो या दिस इज अपर इंसाइजर इरप्शन डायनेमिक्स। वही वाली बात कि जो टीथ बड्स हैं अपर इंसाइजर के वो पैलेटल होंगे, यहाँ पे ये लिंगुअल लिखा है बट दिस इज द राइट वर्ड, इट इज पैलेटल, पैलेटल ही होंगे, और लोअर्स के लिंगुअल होंगे। तो लिंगुअली निकलते हैं बेसिकली, दांत परमानेंट जब निकलते हैं तो वो लिंगुअली इरप्ट करते हैं, हमेशा पीछे से आगे की तरफ आते हैं, और जो प्राइमरी टीथ है वो फिर शेड हो जाते हैं। एक्स्ट्रा स्पेस गेन्ड बाय वाइडर डेंटल आर्च। अच्छा, डेंटल जब तक बच्चा ग्रो कर रहा होता है तो उसकी दो चीजें हो रही होती हैं, एक इंटरकेनाइन विड्थ इंक्रीज हो रही होती है और फिर एक आर्च विड्थ भी इंक्रीज हो रही होती है, और आर्च विड्थ क्या है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। और इंक्रीज प्रोक्लिनेशन मतलब आगे वाला जो दांत है
प्राइमरी में इस तरह अपराइट होते हैं दांत, और परमानेंट दांत थोड़े से प्रोक्लाइंड होते हैं। हमारे ये जो आगे वाले दांत हैं, अगर आप इसे देखें तो ये आगे की तरफ प्रोक्लाइंड है, जो कि पीछे स्पेस प्रोवाइड कर रहा है। तो इससे भी स्पेस इंक्रीज होती है हमारे पास आर्च की। इफ आर्च इज क्राउडेड, लेटरल इंसाइजर इरप्ट पैलेटली। सो या मोस्टली कुछ केसेस में लेटरल इंसाइजर्स पैलेटली भी इरप्ट कर जाता है। आपने कुछ केसेस देखे होंगे अपर आर्च में क्राउडिंग हुई हुई है, जिसकी वजह से फिर लेटरल इंसाइजर्स पैलेटली पीछे की तरफ इरप्ट करते हैं। अच्छा, अगली डकलिंग स्टेज, ये स्टेज आती है, यहाँ पे आई थिंक टाइमिंग नहीं लिखी हुई, बट 8 से 9 साल की एज में अगली डकलिंग स्टेज आती है। और दिस इज नॉर्मल। जो हमारे लेटरल इंसाइजर्स हैं वो जब अभी नहीं निकले होते, तो वो इस तरह से, ये हमारे सेंट्रल इंसाइजर्स हैं, इनमें प्राइमरी सेंट्रल इंसाइजर्स हैं ये। तो जो लेटरल इंसाइजर्स हैं वो जब ऊपर होते हैं इसमें इनसाइड द जिंजिवा, तो वो इस तरह प्रेशर पुट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये दांत इस तरह बाहर की तरफ हो जाते हैं अपर, और इनमें ये स्पेस आ जाती है। तो दिस इज कॉल्ड अगली डकलिंग स्टेज। स्पेस इज क्लोज एज canines erupt and upright laterals. सो बेसिकली जब केनाइन इरप्ट करते हैं लेटरल्स के बाद, तो फिर ये अगली डकलिंग स्टेज ये ठीक हो जाती है। केनाइंस, अपर केनाइन की टाइमिंग आप देख लें, बट आई थिंक इट इज़ अराउंड 11 ईयर्स की एज में। या सो जब अपर केनाइंस इरप्ट कर जाते हैं, सो दीज टीथ विल गो स्ट्रेट और ये स्पेस क्लोज हो जाती है। Canine eruption and palpation. Maxillary canines develop palatally, yeah, migrate to labial and distal position near lateral incisor roots. Yeah. Can be palpated buccally as early as 8 years of age. अब ये याद करने वाली चीज़ें हैं कि ये अब आपको स्लाइड्स में से भी एमसीक्यूज नज़र आ रहे होंगे। ये एक एमसीक्यू आता है कि हाउ सून कैन maxillary canine be palpated, या सो इसमें से कुछ चीज़ें कॉन्सेप्चुअल हैं, लेकिन कुछ चीज़ें बिल्कुल याद करने वाली हैं, तो मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा। लीवे स्पेस, अच्छा, लीवे स्पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी आगे पिक्चर्स भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन अभी आप ज़रा कॉन्सेप्ट समझें। अच्छा, लीवे स्पेस हमें कब मिलती है? लीवे स्पेस आर्च के अंदर एक स्पेस होती है जो हमें मिलती है जब डेसिडियस केनाइन फर्स्ट एंड सेकंड मोलर ये जब शेड हो जाते हैं ये दांत, तो जो नीचे वाले दांत होते हैं उनकी टोटल विड्थ इन 3 दांतों से थोड़ी होती है, जिसकी वजह से हमें स्पेस मिल जाती है। डेसिडुअस केनाइन की और डेसिडुअस फर्स्ट एंड सेकंड मोलर की क्योंकि विड्थ ज्यादा होती है, तो जब ये तीनों दांत शेड हो जाते हैं, तो जो परमानेंट दांत हैं, आई रिपीट, जो परमानेंट दांत हैं, परमानेंट दांत इनकी जगह पे कौन से आएंगे? डेसिडुअस केनाइन की जगह पे तो परमानेंट केनाइन आएगा, लेकिन फर्स्ट एंड सेकंड मोलर की जगह पे फर्स्ट एंड सेकंड प्री मोलर आएंगे। तो प्री मोलर्स की ऑफ कोर्स विड्थ जो है वो
कम होती है प्राइमरी मोलर से, तो हमें स्पेस मिल जाएगी। मैक्सिला में भी मिलेगी, मैंडिबल में भी मिलेगी। मैक्सिला में 1 to 1.5 mm होगी, मैंडिबल में 2 to 2.5 mm होगी। या सो रिटेन प्राइमरी मोलर्स अंटिल नेचुरल एक्सफोलिएशन टू बेनिफिट फ्रॉम, या सो इसमें ये है कि एक पॉइंट और है कि अगर लेट से किसी वजह से आप इमेजिन करें कि प्राइमरी मोलर जल्दी शेड हो जाता है, कोई केरीज हो गई, कोई ट्रॉमा हो गया, कुछ हो गया, तो उसका ये नुकसान होता है कि जो पीछे वाला दांत होता है, प्राइमरी प्राइमरी सेकंड मोलर से जो पीछे वाला दांत होता है वो होता है परमानेंट फर्स्ट मोलर। तो प्राइमरी मोलर की जगह पे परमानेंट मोलर मीजियली ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाता है, उसकी जगह लेता है, जिसकी वजह से फिर हमें जो लीवे स्पेस है वो लॉस हो जाती है। तो ये चीज़ है एक, कि प्राइमरी मोलर्स और इन दांतों का अपने टाइम पे ही शेड होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर ये लीवे स्पेस हमें आर्च में नॉर्मली चाहिए। ट्रांजिशन टू क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप। ओके, अच्छा, क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप मैंने आपको बताया था कि इट इज व्हेन अपर टीथ या अपर फर्स्ट मोलर है और ये लोअर मोलर, आप इसको समझें। अब ये क्लास 1 रिलेशनशिप है, लेकिन प्राइमरी डेंटिशन में ऐसा क्लास 1 रिलेशनशिप शुरू से नहीं होता। शुरू से नॉर्मली इस तरह से एज टू एज होते हैं दांत, अपर एंड लोअर मोलर्स। अगर अपर वाला इस तरह है तो लोअर वाला ऐसे होगा। ये लोअर प्राइमरी मोलर्स का रिलेशनशिप है जो कि एज टू एज है, ऑलमोस्ट एज टू एज है। या थोड़ा सा नीचे वाला पीछे आगे की तरफ होगा तो वो थोड़ा स्लाइड क्लास 1 होगा, या ये वाला अगर आगे होगा तो क्लास 2 होगा, लेकिन नॉर्मली ऐसे होता है। ठीक है, अब होता ये है कि प्राइमरी सेकंड मोलर्स इरप्ट विद फ्लश टर्मिनल प्लेन। प्राइमरी सेकंड फ्लश टर्मिनल प्लेन ये कहते हैं, ये जो लाइन है ना, ये जो पास हो रही डिस्टल साइड ऑफ अपर प्राइमरी सेकंड मोलर टू डिस्टल साइड ऑफ लोअर प्राइमरी सेकंड मोलर, इसको हम बोलते हैं फ्लश टर्मिनल प्लेन, एफटीपी। ठीक है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट एमसीक्यू आता है कि फ्लैश टर्मिनल प्लेन कौन से दांतों का डिस्टल या किस दांत के डिस्टल से किस दांत के डिस्टल तक होता है। तो ये प्राइमरी टीथ में फ्लैश, ये प्राइमरी डेंटिशन की टर्म्स इस टाइम डिस्कस हो रही हैं, नॉट परमानेंट, आई रिपीट। और ये जो मोलर रिलेशनशिप है ये भी प्राइमरी का ही है। लेटर डाउन जब परमानेंट टीथ इरप्ट होते हैं तो क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप बन जाता है। इस तरह से ये परमानेंट है इस तरह से, और प्राइमरी इस तरह से है। और मेरी ये ड्राइंग जो है वो आपको पसंद नहीं आएगी बिकॉज आई एम ड्राइंग विद अ माउस, सो या गुजारा करना पड़ेगा। क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप develops via differential mandibular growth, या मैंडिबुलर ग्रोथ हो रही है as child grows into an adult and a teenager। ठीक है, तो डिफरेंशियल मैंडिबुलर ग्रोथ हो रही है जिसकी वजह से ये रिलेशनशिप इवेंचुअली बन जाता है, बट शुरू में प्राइमरी टीथ में यही रिलेशनशिप नॉर्मल होता है। यूटिलाइजेशन ऑफ लीवे स्पेस ड्यूरिंग मिक्स्ड डेंटिशन। अब क्लास 1 मोलर रिलेशनशिप इस तरह भी बनता है
कि जब प्राइमरी टीथ शेड हो जाते हैं, जो कि डेसिडुअस केनाइन है, उसमें प्राइमरी फर्स्ट मोलर, प्राइमरी सेकंड मोलर, नीचे वाले ये 3 दांत शेड हो गए, तो उसमें जो स्पेस आएगी ना, हमें स्पेस मिलेगी, उसकी वजह से ये वाला जो दांत है, लेट्स से कि ये परमानेंट फर्स्ट मोलर है, ठीक है, ये ऐसे आगे को मूव करेगा, जिसकी वजह से इवेंचुअल हमारे पास ये रिलेशनशिप आ जाएगा, विच इज क्लास 1 रिलेशनशिप। ये कुछ पिक्चर्स हैं। प्राइमरी डेंटिशन इस तरह से होती है, मैंने आपको फीचर्स बताए हैं। एज टू एज बाइट होगी हमारे पास, यहाँ पे कोई ओवर बाइट नहीं है, बल्कि आप देखें स्लाइट इंटीरियर ओपन बाइट है, दांत इस तरह इकट्ठे हुए हुए हैं, और यहाँ पे दिस इज या यहाँ पे ये वाला ये यहाँ ये फ्लैश टर्मिनल प्लेन इसको कहते हैं, या तो ये फीचर्स हैं। आपने इन सारे फीचर्स को अच्छे से देखना है, बुक से भी पढ़ना है, बट स्लाइड्स भी करनी है, जो आपको आप मेरे से स्लाइड्स ले सकते हैं, या फिर जो आपको आपके कॉलेज वाले स्लाइड्स दे रहे हैं वो देख सकते हैं। डेवलपमेंट ऑफ द डेंटल आर्चेस ओवरव्यू। आर्च डेवलपमेंट इंक्लूड्स इंटरकेनाइन विड्थ, जो कि मैंने आपको बताया था, ये अपर और लोअर दोनों में हो रहा है, ये अपर आर्च और लोअर आर्च दोनों में ये हो रहा है। मैं सिर्फ आपको बना के लोअर में दिखा रहा हूँ कि ये अगर केनाइन है, दोनों इस तरह से अगर हम टॉप व्यू से देखें, तो ये इंटरकेनाइन विड्थ ये इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से डेंटल आर्च की डेवलपमेंट होती है। फिर आर्च विड्थ होती है, जो कि टिप्स ऑफ टिप्स ऑफ सेकंड प्रीमोलर से टिप ऑफ सेकंड प्रीमोलर तक होती है, दैट इज कॉल्ड आर्च विड्थ। और आर्च सरकमफ्रेंस होती है सेकंड मोलर दोनों साइड्स के, उनकी ये मोस्ट डिस्टल टिप से लेके ऐसे, ये जो डिस्टेंस है ना, दोनों की डिस्टल से लेके दोनों की डिस्टल डिस्टल तक, ये आर्च सरकमफ्रेंस हम इसको कहते हैं। और आगे जब हम अगले चैप्टर्स में आर्च लेंथ डिस्क्रिपेंसी को पढ़ेंगे, तो ये वाली चीज़ इसको हम डिस्कस करेंगे दोबारा। Intercanine width measured across cusps of deciduous or permanent canines, yeah, as I told you, increases 1 to 2 mm during primary dentition, 3 mm during mixed dentition। अब ये याद करने वाली चीज़ें हैं कि प्राइमरी में 1 to 2 mm होती है, मिक्स में कितना होती है, 3 mm होती है। ग्रोथ मोस्टली completes by 9 age 9 minimal up to age 13, after that gradual decrease। आई टोल्ड यू बिफोर के 13 के बाद फिर इंटरकेनाइन विड्थ डिक्रीज होती है, जिसकी वजह से फिर क्राउडिंग लोअर में विजिबल होती है, लोअर एंटीरियर टीथ में क्राउडिंग हो जाती है। बट क्राउडिंग इज मोस्टली जेनेटिक, दैट यू शुड रिमेंबर। आर्च विड्थ measured across lingual cusp of second deciduous molars or premolars, yeah, so दोनों के लिंगुअल से दोनों के लिंगुअल तक ये मैंने आपको दिखाया था। और फ्रॉम एज 3 to 18 इंक्रीजेज, ये इंक्रीज ही होती है 2 to 3 mm। ये इसमें बस आपने ये चीज़ याद रखनी है, और ये लिटरली याद करने वाली चीज़ें हैं, इसमें इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ये याद करने वाली चीज़ें हैं। क्लिनिकली मोस्ट ऑफ दिस ग्रोथ इज डन ड्यूरिंग मिक्स्ड डेंटिशन। आर्च सरकमफ्रेंस यहाँ पे मैंने आपको बताया है, ये है measured around buccal cusp, incisal edges, distal of second
डेसिडुअस मोलर से दूसरी साइड तक, डिस्टल से डिस्टल। अब इसमें प्रीमोलर भी है, अगर प्राइमरी डेंटिशन है तो फिर हम सेकंड डेसिडुअस मोलर से देखेंगे, अगर परमानेंट है तो फिर हम सेकंड प्रीमोलर से देखेंगे। आप इसको इस तरह से समझें, क्योंकि ये सेकंड डेसिडुअस मोलर की जगह पे सेकंड प्रीमोलर इरप्ट होता है ना, सो दैट्स व्हाई। Maxilla little change with age, mandible 4 mm decrease, आर्च सरकमफ्रेंस डिक्रीज होती है लोअर में, क्योंकि लीवे स्पेस जो हमें मिलती है उसकी वजह से नीचे वाले जो पीछे वाले दांत हैं, जो मैंने बताया था क्लास 1 रिलेशनशिप बनता है, क्लास 1 रिलेशनशिप की वजह से जो लोअर परमानेंट फर्स्ट मोलर है वो आगे की तरफ आ जाते हैं और फिर अगले वाले दांतों को भी आगे को पुश करते हैं, जिसकी वजह से फिर ये आर्च सरकमफ्रेंस हमारा डिक्रीज हो जाता है। क्राउडेड माउथ्स, इवन मोर रिडक्शन इन सरकमफ्रेंस, मेक सेंस। क्लिनिकल समरी, एंटीरियर आर्च है remained fairly stable. Increase in intercanine width modifies arch shape, not size. Posterior grade for permanent molars. अच्छा, मैंडिबल की जो पोस्टीरियर ग्रोथ होती है ना, दैट आल्सो क्रिएट स्पेस फॉर परमानेंट मोलर्स, वर्टिकल फेशियल ग्रोथ। तो ये कुछ चीज़ें हैं, इसमें इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब ये देखें आप, क्राउडिंग ऑफ द लेबियल सेगमेंट रिड्यूसिंग विद ग्रोथ इन इंटरकेनाइन। ये आप देखें कि इंटरकेनाइन विड्थ यू कैन सी। अच्छा, और ये लीवे स्पेस, जिस तरह के आई टोल्ड यू के लीवे स्पेस, यू कैन सी कि दिस इज डेसिडियस केनाइन, प्राइमरी फर्स्ट मोलर, प्राइमरी सेकंड मोलर। ये शेड हुआ, ये शेड हुए तो ये वाले जो नीचे वाले दांत जब इरप्ट होंगे तो इनका जो इनकी विड्थ है 21 mm, इनकी विड्थ है 23 mm, तो हमारे पास जो लीवे स्पेस होगी वो होगी 2 mm। एंड दिस इज अगली डकलिंग स्टेज, जो कि 8 ईयर की एज में हमें देखने को मिलती है, और ये यूजुअली 11 ईयर की एज में जब अपर केनाइन्स इरप्ट हो जाते हैं तो ये वाली चीज़ ख़त्म हो जाती है, ये स्पेस भी क्लोज हो जाती है। Abnormalities of eruption and exfoliation, नॉन पेल्प इसमें अगर केनाइंस पेल्पेट ही नहीं हो रहे, आप नॉर्मली अगर 8 इयर्स की एज में केनाइंस पेल्पेबल होते हैं तो पेल्पेबल ही नहीं है, तो ये एक पॉइंट ऑफ कंसर्न है। एसिमेट्री है, कोई दांत पहले इरप्ट हो रहा है कोई बाद में हो रहा है, दिस इज एसिमेट्री। डिविएशन फ्रॉम नॉर्मल इरप्शन सीक्वेंस, के कोई वाला दांत पहले हो रहा है किसी और टाइमिंग पे हो रहा है, तो ये कुछ चीज़ें हैं, एबनॉर्मेलिटीज़ हैं। इसमें फिर इस चीज़ को एड्रेस करना बहुत क्रिटिकल है। स्क्रीनिंग फॉर इरप्शन इश्यूज, रूटीन विजुअल एंड मैनुअल एग्जामिनेशन, पेल्पेट बकल सर, या सो इसमें स्क्रीनिंग ऑफ इरप्शन इश्यूज में हम मोस्टली बकल सल्कस को पेल्पेट ही करते हैं टू चेक के परमानेंट अपर केनाइंस आ गए हैं या नहीं आए। ठीक है, हम जब पेल्पेबल करेंगे, उसको पेल्पेट करेंगे तो वी विल फील इट के देयर इज समथिंग। तो या रेडियोग्राफ से भी देख सकते हैं कि डाउन द जिंजिवा क्या है, डाउन द बोन क्या है, टूथबड किधर है, डिसरप्शन तो नहीं है, सो ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं।
अच्छा, नेटल टीथ, ये भी याद करने वाला पॉइंट है। नेटल टीथ प्रेजेंट एट बर्थ, पैदा हुआ है बच्चा तो उसके मुंह में दांत है ऑलरेडी। दिस इज नॉट नॉर्मल बट दिस इज कॉल्ड नेटल टीथ। नियोनेटल टीथ है इरप्ट विद इन फर्स्ट फ्यू वीक्स। अब यूजुअली 6 to 7 months में पहला दांत इरप्ट होता है, बट नियोनेटल टीथ फर्स्ट फ्यू वीक्स में ही डेवलप आपको विजिबल होगा। Mandibular first primary incisor, this is commonly involved, often mobile. Removal if interferes with feeding, risk of inhalation, या so ये सब याद करने वाली चीज़ें हैं। मैनेजमेंट ऑफ नेटल टीथ, अगर स्टेबल है, एसिम्प्टोमेटिक है, कुछ नहीं कह रहा, वहीं छोड़ देंगे। अगर ट्रॉमा कॉज कर रहा है, फीडिंग में डिसरप्शन है, मोबाइल है, तो we'll just apply topical anesthesia and forceps से हम उसको रिमूव कर लेंगे। Eruption cyst caused by fluid or blood accumulation in follicular space, इसकी आगे मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा eruption sequence क्या होती है। Seen above erupting tooth crown, usually spontaneously ruptures, marsupialization needed, ये भी I will tell you what is this। Delayed or failed eruption, normal variation but observe for disruption in eruption asymmetry. If one tooth erupts and its pair doesn't within 6 months। अच्छा, एक चीज है कि ये भी चीज हम देखते हैं कि लेट से कि परमानेंट राइट साइड का परमानेंट फर्स्ट प्री मोलर अगर इरप्ट हो गया है, तो उसी का दूसरी साइड वाला भी विद इन 6 मंथ्स इरप्ट हो जाना चाहिए। मतलब दोनों साइडों के दांत जो एक जैसे दांत है, जिस तरह राइट साइड का परमानेंट लोअर फर्स्ट प्री मोलर और लेफ्ट साइड का लोअर फर्स्ट परमानेंट प्री मोलर, वो विद इन 6 मंथ्स के गैप में कहीं ना कहीं इरप्ट हो जाने चाहिए। ये नॉर्मली है। अगर नहीं है, 6 मंथ से ज़्यादा है, तो फिर वी विल डू check for the radiograph, and we that is something to be consulted about। Types of failure, localized failure, मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन है, दांत ना निकलने की वजह है ये मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन। कोई ऊपर कोई चीज़ है जिसकी वजह से नीचे से दांत ही नहीं ऊपर को इरप्ट हो पा रहा। प्राइमरी फेलियर, इरप्शन मैकेनिज्म में डिफेक्ट है दांत, ये दिस इज जेनेटिक। और इसमें या और इसमें पुअर प्रोग्नोसिस है। अगर वो नहीं निकल रहा ना, तो फिर वो प्रोबेबली नहीं निकलेगा। या सो यू हैव टू कंसल्ट इट। कॉजेज ऑफ डिलेड इरप्शन, ये भी दिस इज इम्पोर्टेंट, बस ये याद करने वाली चीज़ें हैं। जनरलाइज्ड कॉजेज एंड लोकलाइज्ड, इसमें वाइवा में से सवाल आ सकता है। अच्छा, ये देखें आप कि नेटल टूथ प्रेजेंट एट बर्थ, ये नेटल टीथ है, बर्थ में प्रेजेंट है। और नियोनेटल होता है जो फ्यू वीक्स ऑफ बर्थ के बाद इरप्ट होता है, दैट्स कॉल्ड नियोनेटल। दिस इज द इरप्शन सीक्वेंस ऑफ परमानेंट टीथ। ये यू हैव टू लाइक लर्न दिस। ये पहले ये इरप्ट होता है, लोअर सेंट्रल है, लोअर लेटरल, अपर सेंट्रल, अपर लेटरल, लोअर केनाइन, फिर उसके बाद लोअर फर्स्ट प्रीमोलर, फिर अपर फर्स्ट प्रीमोलर, फिर अपर सेकंड प्रीमोलर, उसके बाद या लोअर सेकंड प्रीमोलर, और फिर उसके बाद लोअर सेकंड प्रीमोलर के बाद अपर केनाइन निकलता है। अपर केनाइन एंड पे निकलता है। लोअर सेकंड प्री मोलर के बाद अपर केनाइन इरप्ट होता है। ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये आपने ये चीज़ को याद करनी है। और ये वाले दांत, ये सबसे पहले यही निकलते हैं जो
फर्स्ट मोलर्स हैं, फर्स्ट परमानेंट। हमेशा एक डिबेट होती है कि ये वाले पहले निकलते हैं या ये वाले, लेकिन ये वाले पहले निकलते हैं। 5 to 6 ईयर्स की एज में ये निकलते हैं और 6 to 7 ईयर्स की एज में ये निकलते हैं। फिर उसके बाद ऑब्वियस है कि फिर सेकंड मोलर निकलेंगे और फिर ये थर्ड मोलर्स निकलेंगे। दिस इज कॉल्ड इरप्शन सिस्ट। यू कैन सी मार्सुपलाइजेशन होती है कि ब्लेड से, स्कैल्पल ब्लेड से कट लगाया इधर, ये जगह एक्सपोज की और जो सिस्ट है उसको निकाल लिया। और ई न्यूक्लिएशन एक चीज़ होती है, वो इसमें नहीं है, बट आई स्टिल लेट यू नो कि इस पूरे को ही हमने इस तरह कट की किए बगैर ही हमने स्कूप कर लिया। इसको हम ई न्यूक्लिएशन कहते हैं। मिक्स्ड डेंटिशन प्रॉब्लम्स, प्रीमेच्योर लॉस ऑफ डेसिडुअस टीथ। अब कॉमन प्रॉब्लम्स हैं कुछ, ठीक है। कोई दांत पहले निकल गया किसी वजह से, कोई केरीज हो गई, कोई ट्रॉमा हो गया, विदाउट एनी रीजन कोई दांत अपने टाइम से पहले निकल गया, तो ऑफ कोर्स उसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। और जनरली कॉन्सेप्ट देने के लिए आपको बता रहा हूँ कि द मोस्ट कॉमन कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि जो साथ वाले दांत होते हैं ना, वो चाहे परमानेंट हो चाहे प्राइमरी हो, वो उसकी जगह लेना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, मैंने पहले भी बताया और अभी भी बता रहा हूँ कि अगर प्राइमरी फर्स्ट लोअर मोलर अपने टाइम से पहले शेड हो जाता है, लॉस हो जाता है, ठीक है, तो जो पीछे दांत है वो है हमारा जो परमानेंट मोलर, ठीक है, वो आगे की तरफ आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, जिसकी वजह से फिर वो दांत की वो जगह वो ले लेगा। और फिर जब उसके नीचे वाला दांत जो कि सेकंड प्री मोलर है, वो जब आना शुरू होगा तो वो कहीं साइड पे इस तरह इरप्ट होगा, विच इज जिसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। या सो ग्रेटर रिस्क इफ चाइल्ड इज यंगर, क्राउडिंग इज प्रेजेंट, टूथ ये या इफेक्ट बाय टूथ टाइप, डेसिडुअस इंसाइजर, मिनिमल इफेक्ट। अच्छा, अगर डेसिडुअस इंसाइजर कोई एक निकल भी जाता है टाइम से पहले तो कोई इतना मसला नहीं होगा, लेकिन अगर केनाइन निकल जाता है एक साइड का तो मसला होगा। सेंटर लाइन शिफ्ट हो जाएगी। मिसाल है कि राइट साइड का केनाइन निकल गया, ठीक है, तो लेफ्ट साइड वाला केनाइन इधर, मतलब लेफ्ट लेफ्ट साइड वाले सारे दांत राइट की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से जो सेंटर लाइन होती है नाक से नीचे, ये जो अपर टीथ की ये फ्रेनम से नीचे, और ये सेंटर लाइन शिफ्ट हो जाती है दांतों की फिर राइट की तरफ, या लेफ्ट वाला निकलेगा तो फिर लेफ्ट की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। तो उसको हमें काउंटर करने के लिए, उसको उसको रिजॉल्व करने के लिए फिर हमें दूसरी साइड का केनाइन भी जो कि ठीक भी हो उसको निकालना पड़ जाता है, ताकि सेंटर लाइन शिफ्ट ना हो। क्योंकि अगर सेंटर लाइन आपकी शिफ्ट हो जाती है तो फिर परमानेंट टीथ में भी सेंटर लाइन शिफ्टेड ही नज़र आएगी। तो ये चीज़ है। फर्स्ट मोलर में शिफ्ट मिड लाइन मॉनिटर, फर्स्ट मोलर यूजुअली शिफ्ट नहीं करती, मिड लाइन शिफ्ट नहीं करती, बट अगर लग रहा है कि शिफ्ट कर रही है तो फिर हमें करनी पड़ती है बैलेंसिंग कॉन्ट्रालेटरल टूथ की एक्सट्रैक्शन। सेकंड मोलर सेंटर लाइन शिफ्ट नहीं करती, लेकिन अगर अर्ली लॉस हो जाए तो वही वाली बात है कि मीजियल ड्रिफ्ट ऑफ परमानेंट फर्स्ट मोलर, जो फर्स्ट मोलर है वो उसकी जगह लेना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से फिर क्राउडिंग होती है, और जो दांत है जो नीचे से सेकंड मोलर की जगह पे परमानेंट सेकंड प्री मोलर है वो डिस्प्लेस्ड इरप्ट होता है आर्च में। या
use risk benefit analysis, not early extraction doesn't always speed up successor eruption. Space closure can be planned for congenitally missing. बैलेंसिंग अच्छा इंस्ट्रक्शन क्या होती है और कंपनसेटिंग एक्सट्रैक्शन क्या होती है? बैलेंसिंग एक्सट्रैक्शन होती है कि एक आर्च है, ये लोअर आर्च है, इसमें ये वाला दांत अगर केनाइन है, मिसाल है, ये अपने टाइम से पहले लॉस हो गया, तो मैं क्या करूँगा कि ये वाला जो केनाइन है दूसरी साइड का, इसको भी निकाल दूंगा, एक्सट्रैक्ट कर दूंगा. दिस इज कॉल्ड बैलेंसिंग एक्सट्रैक्शन. रिमूव कॉन्ट्रालेटरल टूथ, दूसरी साइड का, उसी आर्च में दूसरी साइड का टीथ को एक्सट्रैक्ट करना. कॉम्पनसेटिंग एक्सट्रैक्शन बोलते हैं ऑपोजिट आर्च का. अब मिसाल है, ऑपोजिट आर्च हमारे पास है अपर आर्च, ये हमारे पास मिसाल है कि ये लोअर टीथ है, लोअर परमानेंट मोलर, ठीक है, ये अपने टाइम से पहले लॉस हो जाता है, तो अपर परमानेंट मोलर को भी निकालना पड़ेगा, वरना वो ओवर इरप्ट हो जाएगा यहाँ पे और फिर स्पेस ले लेगा, विच इज़ नॉट गुड. तो फिर कंपनसेटिंग एक्सट्रैक्शन हमें करनी पड़ेगी, एक्सट्रैक्शन इन द ऑपोजिट आर्च. रिटेन deciduous teeth, 6 months डिले बिटवीन कॉन्ट्रालेटरल, कि शेड ही नहीं हो रहा दांत, अब उसको एक पर्टिकुलर टाइम तक दांत को शेड हो जाना चाहिए और नीचे वाले टीथ को इरप्ट हो जाना चाहिए, परमानेंट टीथ को, नीचे वाले को, लेकिन शेड ही नहीं हो रहा प्राइमरी. तो फिर हम इन्वेस्टिगेट करेंगे, एक्सट्रैक्ट कर देंगे. अगर परमानेंट दांत नीचे प्रेजेंट है तो फिर हम ऊपर वाले प्राइमरी को निकाल देंगे. और हमें 6 मंथ्स चेक करना पड़ता है. मतलब मिसाल है कि अगर 6 to 7 years की एज में आ जाते हैं हमारे लोअर परमानेंट सेंट्रल इंसाइजर्स, अब उसके ऊपर हैं प्राइमरी लोअर इंसाइजर्स, ठीक है. अब प्राइमरी को तो शेड हो जाना चाहिए, बट वो शेड ही नहीं हो रहे, तो हम 6 मंथ्स वेट करेंगे कि अच्छा, अगर शेड नहीं होते 6 मंथ्स तक और नीचे प्राइमरी नीचे परमानेंट लोअर इंसाइजर्स हैं, मौजूद हैं, एक्सरे के थ्रू हमें नज़र आ गया, हम ऊपर वाले प्राइमरी इंसाइजर्स को एक्सट्रैक्ट कर देंगे. वरना फिर डिफ्लेक्शन होगी ऑफ सक्सेसर, जो नीचे वाले दांत हैं, नीचे वाला जो परमानेंट लोअर इंसाइजर है, वो फिर अपनी जगह से हट के कहीं निकलेंगे, विच इज़ नॉट गुड. इंफ्रा अक्लूडेड सबमर्ज प्राइमरी मोलर्स, इसकी भी आपको आगे पिक्चर में दिखाऊंगा कि अपनी हाइट से कम इरप्शन हुई है दांत की, थोड़ा सा दांत अंदर की तरफ है, जिंजिवा की तरफ है, बोन की तरफ दबा हुआ है सर, अपनी हाइट, पूरी अपनी हाइट पे नहीं निकला, उसे कहेंगे हम सबमर्ज, जो कि प्राइमरी मोलर्स में ही हमें नजर आता है. इरप्ट देन बिकम सबमर्ज ड्यू टू एनकाइलोसिस. If successor is present and well positioned, usually resolves. अगर नीचे दांत पड़ा हुआ है तो this resolves. Extract if risk sinking below gingiva, अगर बहुत ही हमें लग रहा है कि ये दांत नीचे जा रहा है, we'll extract it. Root of permanent is almost complete, अगर नीचे वाले दांत की रूट कंप्लीट हो गई है तो हमें ऊपर वाले सबमर्ज्ड प्राइमरी टीथ को निकाल देना चाहिए. इफ सक्सेसर मिसिंग कंसीडर, अगर नीचे दांत ही नहीं है तो फिर ऊपर जो इंफ्रा ऑक्लूडेड टीथ है, फिर हम उसमें फिलिंग करके उसकी हाइट को रिस्टोर करेंगे. एक्सट्रैक्ट इफ बिल्डअप नॉट फिजिबल. इम्पैक्टेड फर्स्ट परमानेंट मोलर, मोस्ट कॉमन इन अपर आर्च.
ये भी याद करने वाली चीज़ें हैं। अगर माइल्ड सा है इम्पैक्टेड तो ब्रास सेपरेटर वायर फॉर 2 मंथ्स, सीवियर है तो मैं नीड डिस्टिलाइजिंग अप्लायंस। अच्छा, अब डिस्टिलाइजिंग क्या होती है और ये क्या चीज़ है? ये चीज़ है कि डिस्टिलाइजिंग अप्लायंस हम यूज़ करते हैं कि जो दांत है उसको प्रॉपर जगह मिल जाए इरप्ट करने के लिए। वो ऐसे ना हो कि अगर ये इम्पैक्ट हुआ हुआ है, ये दांत, ये आप मिसाल है कि ये ये जिंजिवा लेवल है हमारा, वो दांत ऐसे सिवियरली इम्पैक्टेड हुआ है और ये इस तरह जिंजिवा से बस उसकी कस्प नजर आ रही है, बाकी दांत पूरा जिंजिवा से बिलो है, ठीक है, ये अपर आर्च है। तो फिर हम डिस्टलाइजिंग अप्लायंस जो कि इसको, इस दांत को इधर की तरफ डिस्टली धक्का देगी कि ये इधर ये निकल सके, इस तरह इरप्ट हो सके। वरना ये यहां पड़ा पड़ा अगर मीजियली शिफ्ट हो गया तो फिर इसको निकालना मुश्किल है। तो ये एक चीज है। अगर माइल्ड है, माइल्ड का मतलब ये है कि अगर हल्का सा इम्पैक्टेड है, मतलब हमारा 50% से ज़्यादा निकला हुआ है बाहर की तरफ, तो फिर ब्रास सेपरेटर, यहाँ सेपरेटर एक ब्रास का लगाते हैं कि ये वाला दांत मीजियली, क्योंकि अपर परमानेंट मोलर में टेंडेंसी होती है मीजियल मूव करने की, ठीक है, क्लास 1 रिलेशनशिप को बरकरार रखना है ना, और लीवे स्पेस को भी ऑक्यूपाई करना है। तो इसमें ये टेंडेंसी होती है मीजियली मूव करने की, तो इस वजह से हम ब्रास सेपरेटर लगाते हैं 2 मंथ्स के लिए कि ये दांत एक दफ़ा इरप्ट कर जाए। अगर एसिम्टोमेटिक है तो एक्सट्रैक्ट प्राइमरी इफ एब्सेस्ड, ठीक है। नीचे मान ले के यहाँ पे ये अगर दांत हमारा प्राइमरी ऊपर वाला जो दांत है, प्राइमरी मोलर है, ठीक है, परमानेंट की जगह प्राइमरी है तो, और एब्सेस्ड है, तो फिर हम इसको भी निकाल देंगे। डायलेसरेशन, बेंडिंग ऑफ रूट, ये याद करने वाली चीज है, इट्स नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड। दांत इस तरह ऐसे होना चाहिए ना, दांत की रूट ये होती है, रूट ऐसे है, बेंड हुई हुई है, इसे कहते हैं डायलेसरेशन। डेवलपमेंट मोस्टली इन फीमेल, मिनिमल टिश्यू डैमेज। ट्रॉमा मोर कॉमन में कॉज इनेमल हाइपोप्लेजिया। इनेमल हाइपोप्लेजिया कहते हैं कि इनेमल का जो कंटेंट है, जो इनेमल की जो हमारे दांत की सबसे एक्सटर्नल लेयर जिसे इनेमल कहते हैं, उस वो कुछ कंटेंट से बना हुआ है ना, जिसमें हाइड्रोक्सी एपिटाइट, ऑर्गेनिक ग्लाइकोजन, अमाइनो ग्लाइकेंस हैं, गैग्स हैं, तो उनके कंटेंट में जब कोई कमी होती है तो उसको हाइपोप्लेजिया कहते हैं। मैनेजमेंट है, सिवियर है तो एक्सट्रैक्शन है, माइल्डर है तो सर्जिकल एक्सपोजर, ऑर्थोडोंटिक ट्रैक्शन है। अगर सिवियरली ही डाइलेसरेटेड है तो फिर एक्सट्रैक्ट कर देंगे, अगर हल्का सा है तो फिर हम उसको सर्जिकली एक्सपोज कर देंगे और फिर ऑर्थोडोंटिक ट्रैक्शन करेंगे। सुपर न्यूमररी टीथ, सुपर न्यूमररी टीथ बोलते हैं एक्स्ट्रा टीथ का, के मिसाल है अपर सेंट्रल इंसाइजर है, उसके अंदर उस उन दोनों के दरमियान में एक छोटा सा टीथ है, उसे कहते हैं मीजियोडेंस, ठीक है, वो उसे कहते हैं हम सुपर न्यूमररी टीथ। और उसकी मुख्तलिफ किस्में हैं, सप्लीमेंटल, एक्स्ट्रा नॉर्मल लुकिंग टीथ, कॉनिकल, पैक शेप्ड, कॉमनली कॉल्ड ट्यूबरक्यूलेट, बैरल शेप्ड, ब्लॉक इरप्शन, ओडोंटोम, रेगुलर मैस। अब इनके नामों से पता चल रहा होगा आपको कि ये पोस्टीरियर में मोस्टली ट्यूबरक्यूलोइड, ओडोंटोम ये पीछे
वाले दांतों में मोस्टली आ सकते हैं और ये आगे वालों में। पोजीशन मीजियोडेंस, ये दो इंसाइजर्स के दरमियान में मीजियोडेंस हो सकता है। डिस्टोमोलर आखिरी वाला अगर सेकंड थर्ड मोलर है, थर्ड मोलर से भी डिस्टली एक छोटा सा मोलर है, उसे डिस्टोमोलर कहते हैं। पैरामोलर होता है जो मान ले पीछे वाला दांत है, थर्ड मोलर उसके साथ है बक्कल वाली साइड पे या पैलेटल साइड पे, वो उसे पैरामोलर कहते हैं। मैनेजमेंट रिमूव इफ इरप्शन इज ब्लॉक्ड, ऑर्थोडोंटिक ट्रैक्शन, fixed appliances for displaced teeth, leave alone if symptomless and non-obstructive. Habits depends on frequency and intensity. Habits का चैप्टर हम आगे पढ़ेंगे, but this will come at the last. but अभी इसमें इतनी डिटेल नहीं है। फर्स्ट परमानेंट मोलर, पुअर प्रोग्नोसिस। अच्छा, फर्स्ट परमानेंट मोलर अब पुअर प्रोग्नोसिस है उसका, मतलब बचने के चांस ही नहीं है। डैमेज हुआ वह केरी से, हाइपोप्लेजिया, कोई वजह है। अब क्या करेंगे? एक्सट्रैक्शन फर्स्ट चॉइस नहीं है, क्योंकि एनकरेज लॉस हो सकती है। लॉस ऑफ एनकरेज का मतलब ये है कि हमें अगर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करना है तो मैंने लास्ट चैप्टर में बताया था, हमें एनकरेज चाहिए होती है। एनकरेज हमें हमेशा पीछे वाले दांतों से मिलती है। अगर मिसाल है आगे वाले दांत है, आगे की तरफ है, हमें उन दांतों को पीछे लाना है, तो हमें पीछे एक सपोर्ट चाहिए ना दांतों की, जो कि हमें मोलर से मिलती है, जिसमें फर्स्ट मोलर भी आता है परमानेंट। तो अब फर्स्ट मोलर अगर एक्सट्रैक्ट हो गया है तो फिर एनकरेज लॉस होगी, ठीक है। हमें फिर कोई और हमें सेकंड मोलर यूज करना पड़ेगा फॉर एनकरेज, लेकिन एनकरेज लॉस होगी क्योंकि एक एक दांत से एनकरेज का फर्क पड़ता है। और फिर साथ वाले दांत को भी होगा कि फर्स्ट मोलर हमने निकाल दिया, अब सेकंड मोलर फर्स्ट की जगह पे मूव हो रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट मोलर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टीथ, और इसमें आगे हमारी जो ऑर्थोडोंटिक्स की मोस्टली चीज़ें हैं वो फर्स्ट मोलर से बहुत डिपेंड कर। फर्स्ट मोलर आपने निकाल दिया, क्लास वन रिलेशनशिप बन ही फर्स्ट मोलर की वजह से रहा है। जो क्लास वन रिलेशनशिप है उसकी डेफिनेशन ही ये है कि मीजियोबकल cusp ऑफ फर्स्ट मोलर occludes the mesiobuccal groove of lower फर्स्ट मोलर। तो अब फर्स्ट मोलर निकल गया तो वो रिलेशनशिप खराब होगा, जिसकी वजह से फिर आगे आने वाली चीजें डिस्टर्ब होंगी। या सो इट इज इंपॉर्टेंट। एक्सट्रैक्शन कंसिडरेशन, आई मीन दिस इज important. You have to see this के avoid extraction if permanent teeth missing, don't extract in unavoided uncrowded arches। अच्छा, लोअर या अपर दोनों में फर्स्ट मोलर कब कब निकाला जा सकता है? तब निकाला जा सकता है कि अगर सेकंड मोलर है, ठीक है। हम देख रहे हैं कि अगर फर्स्ट ना निकाला ना, मान लें कि ये फर्स्ट मोलर है लोअर, हम देख रहे हैं कि सेकंड मोलर जो है ना वो कहीं यहां पड़ा हुआ है, और अगर फर्स्ट नहीं निकालते ना तो सेकंड की इरप्शन भी डिसरप्ट हो जाएगी, तो उस केस में हम फर्स्ट मोलर को निकाल देंगे।
और फिर अगर सेकंड मोलर ये 15 टू 30 डिग्री एंगल पे है, क्रिप्ट्स ओवरलैप फर्स्ट मोलर रूट, यही वाली चीज़, यही वाली सिचुएशन होगी, तो हम फर्स्ट मोलर को भी निकाल देंगे क्योंकि सेकंड की इरप्शन भी इम्पोर्टेंट है। और उस केस में फिर हम अपर सिक्स भी निकाल देंगे क्योंकि अगर यहाँ पे ये दांत है, अपर सिक्स पड़ा हुआ है, इसको भी निकाल देंगे हम। क्यों निकालेंगे? क्योंकि अगर हम इसको नहीं निकालते और इसको सिर्फ निकाल देते हैं तो ये वाला दांत नीचे आ जाएगा, ये वाला दांत नीचे की तरफ ग्रो हो जाएगा और इसकी इरप्शन को डिसरप्ट करेगा। तो हम इसे कहते हैं कंपनसेटिंग एक्सट्रैक्शन। मीडियन डायस्टीमा दांतों के अपर सेंट्रल के बीच में जो गैप है उसे मीडियन डायस्टीमा कहते हैं। कॉजेज फ्रेनम स्पेसिंग, मिसिंग टीथ और प्रोक्लिनेशन में दांत आगे की तरफ हैं, उसकी वजह से सुपर न्यूमररी टीथ है। अच्छा, यूजुअली डायस्टीमा जब प्राइमरी डेंटिशन से हम परमानेंट में जाते हैं, डायस्टीमा होता है नॉर्मली 2.5 mm तक होता है। 2.5 टू 3 mm तक नॉर्मल है, 3 mm से ज़्यादा है डायस्टीमा और डायस्टीमा क्लोज नहीं हो रहा, ऑर्थोडोंटिक्स ट्रीटमेंट करेंगे हम। फिर हम रिटेनर से उसको या आर्च वायर के थ्रू हम उसको क्लोज करेंगे। अगर 2.5 mm से कम है, 3 mm से कम है डायस्टीमा, दोनों दांतों के दरमियान गैप ज़्यादा नहीं है, फिर हम उसको फिलिंग से ठीक कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर है ज़्यादा है फिर हमें ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करना चाहिए। वही चीज़ है, 3 mm से कम है तो ऑब्जर्व करेंगे, बंद हो गया, बंद हो गया अगर 3 mm से कम है तो वेल एंड गुड, वरना हम फिलिंग के थ्रू भी ये कमी को पूरा कर सकते हैं। बट 3 mm से ज़्यादा है और ऊपर से केनाइन भी रप्टेड है, फिर वी नीड अप्लायंस टू विच इज़ ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस। Rule out supernumerary fixed appliance usually needed for closure, high relapse, bonded. अच्छा, relapse कहते हैं कि मैंने लास्ट चैप्टर में भी बताया है, अगेन बता रहा हूँ, आपने दोनों दांतों की स्पेस क्लोज की, थोड़ी देर बाद देखा, कुछ महीनों बाद पता चला वो स्पेस दोबारा से आ गई है। ठीक है, उस सिनेरियो में और मोस्टली ऑर्थोडोंटिक 99% केसेस में हम रिटेनर्स देते हैं। रिटेनर्स का काम ही ये होता है कि जो हमने ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट किया है वो दोबारा से ख़राब ना हो जाए पहले की तरह या पहले से भी ज़्यादा, क्योंकि बोन को टाइम लगता है अपनी जगह पे टिकने के लिए। अगर रिटेनर नहीं देते, बोन में टेंडेंसी होती है पहले की तरह क्रिप्ट उसको दांत को वो वैसे ही कर देती है जिस तरह से पहले होता है। आगे आगे मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाऊंगा। सेंटर लाइन शिफ्ट ड्यू टू अर्ली अनबैलेंस लॉस ऑफ लोअर डेसिडियस के लाइन, इसमें आप देख रहे हैं कि डेसिडियस के नाइन लॉस हुआ है इस साइड का, सेंटर लाइन यहाँ को शिफ्ट हो गई है। ठीक है, और लोअर डेसिडियस, लोअर सेकंड डेसिडस मोलर यहाँ वाली जगह वाला लॉस हुआ है। ये वाला जो दांत है जिसे फर्स्ट परमानेंट मोलर कहते हैं, ये आगे की तरफ हो गया है। इसका नुकसान ये होगा कि यहाँ से जो दांत निकलना है सेकंड प्री मोलर, वो फिर या यहाँ की तरफ निकलेगा या यहाँ की तरफ निकलेगा या निकलेगा ही नहीं। तो ये है एक इसका नुकसान। retain primary tooth contributing to deflection of the permanent प्राइमरी टूथ, ये निकला ही नहीं है, अब इसे निकल जाना चाहिए था, परमानेंट टूथ डिफ्लेक्ट हो गया अपनी जगह से। एनकाइलोव्ड फंसा हुआ है ये दांत। सप्लीमेंटल लोअर लेटरल इंसाइजर, ये सप्लीमेंटल है, ये
कॉनिक एक्सक्यूज मी कॉनिकल शेप्ड या सब ट्यूबरक्यूलेट शेप, या आप बुक से देख लेंगे, इसमें बुक में कैटेगरी बनी हुई है और ऊपर भी मैंने एक्सप्लेन किया है कि 4 टाइप्स ऑफ सप्लीमेंट्री टीथ कौन से हैं। कॉनिकल, दो दांतों के दरमियान, अब दो दांतों के दरमियान ये चीज बनी हुई है, या ओवर इरप्शन ऑफ अपर सिक्स, ये देखें, ये इस दांत ने आगे मूव करना था, इसकी ओवर इरप्शन की वजह से ये आगे ही नहीं मूव कर पाएगा। नॉच, इंसाइजिव पेपिला, या planned extraction of deciduous teeth. Planned extraction may help manage crowding in the developing dent. या अच्छा, सीरियल एक्सट्रैक्शन क्या होती है? ये अच्छा, ये अब हम आ गए हैं इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स पे। इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स का मतलब होता है जब हमें लग रहा है एज एन ऑर्थोडोंटिस्ट या एज ए डेंटिस्ट कि अब हमें इंटरवीन करना चाहिए और कुछ दांत निकालने पड़ेंगे या मैनेज करना पड़ेगा डेंटिशन को, ताकि जो परमानेंट टीथ हैं वो अपनी जगह पे सही तरह से इरप्ट हों। उस केस में फिर हम इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स करते हैं, जिसका जिसकी एक वन ऑफ द सब डोमेन है सीरियल एक्सट्रैक्शन। अब सीरियल एक्सट्रैक्शन में क्या करते हैं और क्यों करते हैं, वो ये है कि फर्स्ट हम सबसे पहले डेसिडुअस केनाइन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, उसके बाद फर्स्ट मोलर को, और फिर फर्स्ट प्री मोलर को। फर्स्ट प्री मोलर इसी की जगह पे निकलेगा ना, डेसिडुअस फर्स्ट मोलर की जगह पे ही निकलेगा। ये 3 दांतों को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। क्यों करते हैं? अगर बकल सेगमेंट्स, मतलब क्राउडिंग यूजुअली आपने देखा होगा आगे की तरफ होती है, लेकिन कुछ केसेस में क्राउडिंग पीछे हुई हुई है, पीछे वाले दांतों में क्राउडिंग हुई हुई है, उस केस में फिर हम ये सीरियल एक्सट्रैक्शन करते हैं। इसका ड्रॉबैक ये है कि जाहिर है मल्टीपल एक्सट्रैक्शन 3 दांत हमें निकालने पड़ते हैं, और निकालने के बाद भी कोई कंफर्म नहीं है कि फ्यूचर में क्राउडिंग रुक जाएगी या मजीद होगी। या मॉडर्न अप्रोच वर्सेस सीरियल एक्सट्रैक्शन। In class 1 cases with moderate crowding and well positioned teeth, extraction of first premolars only. अच्छा, कुछ केसेस में ये है कि जस्ट फर्स्ट प्रीमोलर्स को ही कर दें एक्सट्रैक्ट, तो उससे मॉडरेट क्राउडिंग मैनेज हो जाएगी। उसमें हमें 3 दांतों को निकालने की नहीं ज़रूरत, उसमें सिर्फ एक को ही हम, मतलब एक किस्म के दांत को ही निकाल रहे हैं। तो या इंडिकेशन फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ डेसिड्यूस, डेसिड्यूस केनाइन कब निकालेंगे? जब अलाउ बेटर इरप्शन ऑफ लेटरल, मान लें कि डेसिडियस केनाइन की वजह से लेटरल इंसाइजर जो साथ वाले दांत है वो सही से इरप्ट ही नहीं होए हुए, तो फिर डेसिडियस को निकालेंगे ताकि क्रॉस बाइट ना बने। क्रॉस बाइट होती है कि नॉर्मली ये अगर अपर इंसाइजर है और ये अगर लोअर इंसाइजर है, तो ये नॉर्मल बाइट है, तो क्रॉस बाइट होती है कि मिसाल है कि ऐसे ये दांत आगे की तरफ है, ये क्रॉस बाइट है। या अगर ये वाला बहुत आगे की तरफ होगा तो भी क्रॉस बाइट, या तो या तो भी
क्रॉस बाइट नहीं हम कह सकते, उसे हम कह सकते हैं कि क्लास टू होगा उसमें, क्लास टू डिव वन, क्लास टू डिव टू। बट क्रॉस बाइट हम इसे ही कहते हैं कि ये एंटीरियर क्रॉस बाइट है, और पोस्टीरियर में भी तब होगी जब, मिसाल है कि ये लोअर मोलर है परमानेंट, ये बाहर की तरफ है, और ये इस तरह से रिलेशनशिप है। नॉर्मल रिलेशनशिप होता है, ये होता है नॉर्मल रिलेशनशिप। लेकिन अगर ये वाला रिलेशनशिप है, इसे हम कहते हैं बकल क्रॉस बाइट। और अगर ये रिलेशनशिप है, इसे कहेंगे लिंगुअल क्रॉस बाइट। नॉर्मल ये होता है, अगर लोअर इंसाइजर बहुत लिंगुअली है, ये वाला इस तरह है, इसे हम लिंगुअल क्रॉस बाइट कहेंगे। और लोअर वाला बकल ही है तो बकल क्रॉस बाइट। इसमें हमने रेफरेंस लोअर का लिया, लोअर वाला बकल ही है ज्यादा, बकल क्रॉस बाइट, लोअर वाला लिंगुअल ही ज्यादा है, लिंगुअल क्रॉस बाइट। नॉर्मल ये है। क्लिनिकल एग्जांपल, लोअर इंसाइजर रीअलाइनमेंट एक्सेक्शन ऑफ लोअर डेसिडुअस canine। लोअर सेंटर, लोअर इंसाइजर आगे पीछे हैं तो हम डेसिडियस निकालेंगे केनाइन, तो लोअर की, लोअर में जो क्राउडिंग हुई हुई है या जो उनकी अलाइनमेंट है, दांत टेढ़े हुए हुए हैं तो वो सीधे हो जाएंगे। आप इस तरह से जेन में देखें ना कि डेसिडियस केनाइन को निकालने से असर साथ वाले दांत पे पड़ना है, चाहे वो लेटरल है चाहे वो सेंट्रल इंसाइजर है। डेसिडियस को निकालने से उसके इमीडिएट साथ वाले पे ही फर्क पड़ेगा। Allow misaligned incisor to return to the arch, improve periodontal health. What to refer, when to, most or refer in early permanent dentition. Early permanent dentition is 12 से 14 साल। रेफरल इन डेसिडुअस डेंटिशन क्लेफ्ट लिप एंड, अगर डेसिडुअस में हम तब रेफर करेंगे जब क्लेफ्ट लिप एंड पैलेट है, एनॉमलीज हैं, ये अब आप बुक से देख लेंगे, बुक में इसमें है। इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की नहीं ज़रूरत, दिस इज़ नॉट समथिंग टू गो टू मच इनटू डिटेल। रेफरल इन मिक्स्ड डेंटिशन, मोर रीजंस फॉर रेफरल इन मिक्स्ड डेंटिशन, क्लास टू स्केलेटल। अच्छा, ये मैंने लास्ट चैप्टर में क्लास टू के बारे में बताया था, ये एक नया कॉन्सेप्ट है आपके लिए, स्केलेटल ग्रोथ मॉडिफिकेशन। स्केलेटल का क्या मतलब है? स्केलेटल का मतलब है बोन, और बोन इस केस में हम कहेंगे जो आगे वाले दांतों, जो अपर इंसाइजर्स है ना, ये अगर अपर इंसाइजर है इस तरह साइड व्यू में देखें तो ये वाली जो बोन है, ये जो हमारी अपर मैग्जिला, मैग्जिलरी बोन की मॉडिफिकेशन की यहाँ पे बात हो रही है। तो इसकी मॉडिफिकेशन हम कब करते हैं इस बोन की? जब स्केलेटली हम देखते हैं कि आगे वाले दांत बहुत आगे हैं और ग्रोइंग एज है, और ग्रोइंग एज में ग्रोथ मॉडिफिकेशन हो सकती है, क्योंकि अगर 8 साल का बच्चा है, हम देख रहे हैं इसके आगे वाले दांत बहुत आगे की तरफ हैं और अभी इसकी ग्रोइंग एज है, ठीक है, हमेशा ग्रोथ मॉडिफिकेशन होती है मिक्स्ड डेंटिशन में। तो 6 से 12 ईयर्स की एज में ऑलमोस्ट मिक्स्ड डेंटिशन है।
इसी एज में ग्रोथ मॉडिफिकेशन होगी, क्योंकि इसी एज में हम ग्रोथ को मॉडिफाई कर सकते हैं, प्यूबर्टी से या टीन एज में जाने से पहले। तो हम यहाँ पे एक डिवाइस है, वो हेड गियर है, वो आगे वाले चैप्टर्स में मैं पढ़ाऊँगा। हेड गियर लगाते हैं तो ये पीछे को जाना शुरू हो जाती है, मॉडिफाई हो जाती है, जिसकी वजह से ये दांत भी पीछे को चले जाते हैं। कब करते हैं? जब साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस ड्यू टू टीजिंग, लार्ज ओवरजेट है, ये दांत बहुत आगे की तरफ है, ये वाला लोअर दांत बहुत पीछे की तरफ है, ओवरजेट मोर देन 8 mm है। हमेशा एक चीज याद रखनी है, 8 mm से अगर ज्यादा है ना ओवरजेट, तो पक्का स्केलेटल क्लास 2 है। जो कि इस केस में 8 mm से ज़्यादा। स्केलेटल क्लास 2 और डेंटल क्लास 2 में क्या फ़र्क है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, बट थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लें कि डेंटल क्लास 2 है कि जहाँ पे दांतों की आगे होने की वजह दांतों की वजह से है। डेंटल क्लास 2 क्या है कि दांतों के आगे होने की वजह थोड़े बहुत दांतों के आगे होने की वजह से है। बट स्केलेटल क्लास 2 क्या है कि जो दांत बहुत आगे की तरफ हैं और वजह असल में दांत नहीं, बोन है, तो उस केस में फिर हम स्केलेटल मॉडिफिकेशन करेंगे, और स्केलेटल केस में हमेशा ओवरजेट ज्यादा होगा। मतलब डेंटल क्लास 2 में यूजुअली क्या होगा, ये अगर अपर इंसाइजर है, ये लोअर इंसाइजर है, ये ड्राइंग को आपने बेयर करना है, ऐसी ही है। ओवरजेट नॉर्मली होता है 2 to 4 mm, एक्सेप्टेबल। इस केस में 6 mm है, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये डेंटल क्लास 2 है। इस केस में हम कह सकते हैं कि दिस इज डेंटल क्लास 2, बट ऑफ कोर्स सेफ के थ्रू देखेंगे। अब सेफ क्या है वो भी आगे मैं आपको बताऊंगा। आई डोंट वांट टू कि आप अभी से परेशान हो जाएं, सब कुछ समझ में आएगा आपको। स्केलेटल क्लास 2 और डेंटल क्लास 2 में अब आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा कि ज़्यादा ओवरजेट है तो स्केलेटल क्लास 2 पे हमारा जहन जाएगा। लेकिन ऐसे ही हम नहीं कह सकते कि ओवरजेट ज़्यादा है तो स्केलेटल क्लास 2, हमने फिर भी सेफ से देखना है। अब सेफ क्या होता है, सेफ अगले चैप्टर्स में बताऊंगा कि कैसे हम एंगल बनाते हैं, SNA क्या होता है, SNB क्या होता है, वो एक पूरा एक अलग चैप्टर है। ठीक है, अभी अभी सिर्फ यहाँ तक आप रहें। ये इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक सेम वही चीज़ है, रिपीट हुई हुई है कि वेयर वी इंटरवीन। स्पेस मेंटेनेंस, प्रीमेच्योर लॉस ऑफ कैन लीड टू स्पेस लॉस। स्पेस मेंटेनर हम तब लगाते हैं, मिसाल है प्राइमरी सेकंड मोलर लॉस हो गया, सेकंड मोलर लोअर लॉस हो गया, प्राइमरी सेकंड मोलर नीचे वाला लॉस हो गया किसी वजह से। अब अगर हम स्पेस मेंटेनर उस जगह पे नहीं लगाएंगे तो जो पीछे वाला दांत है प्राइमरी सेकंड मोलर के पीछे, कौन सा है, परमानेंट फर्स्ट मोलर, वो आगे की तरफ मीजियली ड्रिफ्ट कर जाएगा, जिसकी वजह से फिर कि क्या होगा, जिसकी वजह से फिर नीचे वाला दांत या तो इरप्ट ही नहीं होगा, या इरप्ट होगा तो डिस्प्लेस्ड इरप्ट होगा, जिसकी वजह से फिर आगे सारी चीज़ों पे कॉन्सिक्वेंस पड़ेगा। तो इस केस में हम स्पेस मेंटेनर लगाएंगे। स्पेस मेंटेनर एक डिवाइस होती है जो बस इस तरह करके ना एक ट्रे की तरह होती है, आप समझिए कि वो एक ट्रे की तरह आर्च के ऊपर जहां से दांत लूज हुआ होता है ना, या ये फर्ज करें ये दांत है, मिसाल है कि फर्स्ट प्राइमरी मोलर, और मान लें कि ये फर्स्ट परमानेंट मोलर है।
तो ये जो सेकंड मोलर लॉस हुआ है, ये ट्रे की जगह, ट्रे की तरह यहाँ पे एक जगह सी बन जाएगी हॉलो के साथ, कि जब ये वाला दांत इरप्ट हो जाएगा फिर स्पेस मेंटेनर निकाल देंगे, वरना ये वाला दांत आगे को मूव कर जाएगा। स्पेस रीगेनिंग, इन केस ऑफ स्पेस लॉस ड्यू टू ड्रिफ्ट ऑफ एडजेसेंट टीथ, अप्लायंसेस लगती हैं, इसमें एक अप्लायंस है डिस्टल शू, इसमें हम रीगेन कर रहे हैं तो धक्का लग रहा है, पीछे वाले दांत को धक्का लगा रहे हैं डिस्टली, स्पेस रीगेन करने के लिए। रीगेनर स्पेस रीगेनिंग डिवाइस तब यूज होगी कि इन केस खुदा न खास्ता प्राइमरी लोअर सेकंड मोलर लॉस हो गया है और पीछे वाला परमानेंट फर्स्ट मोलर थोड़ा सा आगे मूव कर गया, तो अब उसको हमें पीछे को धक्का देना है, हमें एक डिवाइस होती है डिस्टल शू, फिर हम वो लगाएंगे। सीरियल एक्सट्रैक्शन हमने पढ़ लिया हुआ है, ऊपर मैंने आपको बता दिया है, बकल क्राउडिंग को रिलीव करने के लिए सीरियल एक्सट्रैक्शन होती है, इंक्लूड्स मॉनिटरिंग इरप्शन। अच्छा, ये इन सारी स्लाइड्स के बीच में मैं एक कॉन्सेप्ट दोबारा से आपका रिवाइज करना चाह रहा हूँ कि ये सारे काम हम कर रहे हैं 6 से 12 साल की एज में। इसी मिक्स डेंटिशन का मतलब ही ये है 6 से 12, जिसके अंदर दोनों दांत, दोनों दूध वाले दांत भी मौजूद हैं मुंह में और परमानेंट दांत भी मौजूद हैं, ठीक है। 6 से 12 के अंदर सब कुछ कर रहे हैं, इस चैप्टर में जो भी हो रहा है 6 से 12 साल की एज में हो रहा है। स्केलेटल ग्रोथ मॉडिफिकेशन हो रही है क्लास 2 में, कब हो रही है? 8 साल की एज में, 6 से 12 के बीच में है विंडो। सीरियल एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं, कब कर रहे हैं? 6 से 12 साल की एज में। सो ये कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, ये सब हो रहा है 6 से 12 साल की एज में। इरप्शन गाइडेंस, मैनेजमेंट ऑफ सुपरन्यूमरीज हो चुकी है बात, अर्ली रिमूवल कैन प्रिवेंट डिले और एक्टोपिक इरप्शन, ठीक है। अगर सुपर न्यूमररी टीथ कुछ नहीं कह रहा, डिस्टोमोलर है, पैरामोलर है, कुछ नहीं करेंगे, ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है किसी चीज को, इम्पिंज कर रहा है जिंजिवा को, गम्स को, एक्सट्रैक्ट कर देंगे। मिडलाइन डायस्टीमा ऑफन सेल्फ करेक्टिंग में नीड इंटरवेंशन कॉज पैथोलॉजी और पैसेज। एक्टोपिक इरप्शन, ये एक एमसीक्यू है, फ्रीक्वेंटली कौन सा दांत एक्टोपिक इरप्शन में जाता है? एक्टोपिक इरप्शन बोलते हैं कि पूरा का पूरा दांत रूट समेत जिंजिवल लाइन से नीचे अंदर ही इरप्ट हो गया, तो मैक्सिलरी फर्स्ट मोलर। डिस्टल टिपिंग स्प्रिंग में यूज, डिस्टल टिपिंग स्प्रिंग हम यूज करेंगे कि ये एक दांत है जो कि है मैक्सिलरी सेकंड मोलर, डिस्टल टिपिंग स्प्रिंग हम इस पे लगाएंगे, इस तरह करके एक स्प्रिंग होगा कि ये वाला दांत सेफली इरप्ट हो जाए, या अगर ये वाला थोड़ा सा भी इरप्ट हुआ हुआ है तो फिर डिस्टल टिपिंग शू इस पे लगाएंगे, ताकि ये, क्योंकि दांत ऊपर वाले भी जब इरप्ट होते हैं ना तो उनका एंगल स्लाइट ऐसे होता है, और जब हम ऊपर वाले दांतों को, आपने सर्जरी में देखा होगा जब एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ऐसे करते हैं, और लोअर के केस में जब हम एक्सट्रैक्शन करते हैं तो एंगल ये होता है ऊपर और मीजियल। अपर में एक्सट्रैक्ट करेंगे लोअर की तरफ और डिस्टली। एनकाइलोज टीथ, these primary teeth do not exfoliate normally। एनकाइलोज टीथ ये है कि अब दांत शेड ही नहीं हो रहा, एक्सफोलिएट ही नहीं हो रहा,
जिसकी वजह से नीचे वाला दांत ही नहीं अब हो रहा इरप्ट। तो फिर इस केस में हम प्राइमरी टीथ को एक्सट्रैक्ट कर देंगे। इम्पैक्टेड इंसाइजर्स ट्रॉमा की वजह से हो सकता है, कोई सुपर न्यूमररी टीथ है। अच्छा, ये जो बात हो रही है ना इम्पैक्टेड इंसाइजर्स, ये परमानेंट की हो रही है, परमानेंट इंसाइजर की हो रही है। यहाँ भी अक्सर लोग कॉन्सेप्ट में खा जाते हैं। 6 से 12 में क्या हो रहा है? 6 से 12 में प्राइमरी टीथ तो कब के निकल चुके हैं? प्राइमरी टीथ तो 2.5 साल की 3 साल की एज में निकल चुके हैं सारे। ठीक है, 6 से 12 में क्या हो रहा है? 6 से 12 में अपर इंसाइजर निकल रहा है ना, परमानेंट वाला। तो ये अपर इंसाइजर की बात हो रही है। ये कॉन्सेप्ट आपने क्लियर करना है। इंटरसेप्टिव ऑर्थोडोंटिक्स और मैनेजमेंट ऑफ मिक्स डेंटिशन 6 से 12 साल की एज में हो रहा है सब कुछ। क्राउडिंग, माइल्ड क्राउडिंग कैन रिजॉल्व नेचुरली, मॉडरेट टू सीवियर में वही वाली सीरियल एक्सट्रैक्शन और एक्सपेंशन। क्रॉस बाइट मैं आपको बता चुका हूँ, एंटीरियर क्रॉस बाइट भी बता चुका हूँ, पोस्टीरियर भी बता चुका हूँ। दोबारा एक दफ़ा बता देता हूँ कि ये एंटीरियर क्रॉस बाइट है जो आगे वाले दांत है, और ये पोस्टीरियर है बक्कल क्रॉस बाइट, और ये पोस्टीरियर लिंगुअल क्रॉस बाइट। ओपन बाइट भी बता चुका हूँ आपको। ओपन बाइट कहते हैं, ओपन बाइट कहते हैं हम ओपन बाइट इसे कहते हैं। इससे भी ज़्यादा अगर स्पेस हो तो हम उसको ओपन बाइट, इसको भी ओपन बाइट कहते हैं। और इसे हम कहते हैं एंटीरियर ओपन बाइट। और यहाँ पे अगर स्पेस हो ये पीछे, तो उसे कहेंगे पोस्टीरियर ओपन बाइट। अच्छा, डीप ओपन बाइट भी हो गया, डीप बाइट हो गया। डीप बाइट हमारी होती है क्लास 2 डिव 2 में। क्लास 2 डिव 2, क्लास 2 डिव 2 क्या है? क्लास 2 डिव 2 अपर इंसाइजर, ये अपर इंसाइजर है, ये लोअर इंसाइजर है, ये ओवरजेट है जो कि क्लास 2 डिव 2 में ज़्यादा भी हो सकता है, ज़्यादा ही होता है यूजुअली। बट पॉइंट हेयर इज कि ये डीप ओवर बाइट हो जाती है। ये दांत, इनमें ये जो ओवर बाइट है ये ज़्यादा होती है, डीप बाइट। फिर ये डीप बाइट बन जाती है। तो इसमें ट्रॉमा हो सकता है। ये वाला दांत ये पैलेट पे इम्पिंच करता है, ये वाला दांत नीचे जिंजवा पे इम्पिंच करता है। इट कैन कॉज ट्रॉमा। क्लास 2 में क्लियरली अप्लायंसेस में हेड गियर, हेड गियर नेक्स्ट जो आगे वाले लेक्चर्स में हम बात करेंगे। हेड गियर क्या होता है, फंक्शनल अप्लायंसेस क्या होती हैं, सब में हम करेंगे डिस्कस। क्लास 2 मेल एक्लूजन, दोबारा से कॉन्सेप्ट रिपीट करें। 6 से 12 में स्केलेटल ग्रोथ मॉडिफिकेशन कब हो रही है? 6 से 12 के दरमियान हो रही है, जब भी कर रहे हैं हम। डेंटिस्ट, ऑर्थोडोंटिस्ट किस एज में ग्रोथ मॉडिफिकेशन कर रहा है अपने पेशेंट की? 6 से 12, प्यूबर्टी की एज से पहले, जो कि लड़कियों में 12 साल है और लड़कों में 14 साल है, या 13 साल। ओके, ये ब्रैकेट है 11 to 12, 13 to 14। क्लास 3 मेल एक्लूजन, क्लास 3 मेल एक्लूजन ये कि ये लोअर इंसाइजर है, ये अपर इंसाइजर है, ऐसे।
नॉर्मली ये दांत पीछे होना चाहिए बट ये दांत आगे को निकला हुआ है। इस केस में होगी एंटीरियर क्रॉस बाइट और ये है क्लास 3 मैल एक्लूजन। क्लास 3 आगे को होता है। मैं लास्ट लेक्चर में कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ कि क्लास 3 जो है वो क्या है, क्लास 2 क्या, क्लास 1 क्या। अब इसमें भी एक डिवाइस यूज होती है जिसका नाम मैं आपको बता देता हूँ, बट वो हम आगे पढ़ेंगे। उस डिवाइस को कहते हैं फेसबो। वो इसको मैक्सिला को आगे लाती है, मैंडिबल को पीछे। इस तरह से एक डिवाइस होती है, वो आपको नेक्स्ट चैप्टर्स में मैं दिखाऊंगा। ट्रांसपोजिशन, स्विचिंग या स्वैपिंग कह सकते हैं कि दांतों ने अपनी जगह स्वैप कर ली। मैक्सिलरी केनाइन कहता है कि मैं मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर की जगह पे आऊंगा। मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर कहता है कि मैं मैक्सिलरी केनाइन, दोनों की ने अपनी जगह अदला बदली कर ली है। तो और ये मोस्ट कॉमन है, इस वजह से मैंने यही लिखा है। यही एमसीक्यू आपको आएगा कि द मोस्ट कॉमन ट्रांसपोजिशन किन के बीच में, ये मैक्सिलरी केनाइन और मैक्सिलरी फर्स्ट प्रीमोलर। वाइवा में भी आता है ये। डेवलपमेंटल, इस केस में हम कुछ भी नहीं करते। अगर कोई कंसर्न नहीं है तो वी डोंट डू एनीथिंग। डेवलपमेंटल हाइपोडोंशिया, माइक्रोडोंशिया। हाइपोडोंशिया का मतलब होता है नॉर्मल दांतों से कम दांत, लेस नंबर ऑफ टीथ। माइक्रोडोंशिया मतलब नॉर्मल साइज से छोटे दांत, स्मॉल साइज ऑफ टीथ। रिटेंशन एंड मॉनिटर, पोस्ट ट्रीटमेंट रिटेंशन, लॉन्ग टर्म। पोस्ट ट्रीटमेंट रिटेंशन मतलब जिस तरह मैंने बताया था कि हर ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट में हम रिटेंशन करेंगे ताकि रिटेनर्स देंगे। अब कुछ केसेस में हम बॉन्डेड रिटेनर्स देते हैं, कुछ केसेस में हम वैक्यूम फॉर्म्ड रिटेनर्स देते हैं, तो वो आगे हम डिस्कस करेंगे। बट रिटेंशन एंड मॉनिटरिंग, ताकि जो हमने चेंजेस किए हैं वो दोबारा से वैसे ना हो जाए। एंड दैट्स इट, एंड दिस इज योर क्विज, and you have to ask yourself these questions and you'll get to know कि आप कितना, आपकी तैयारी है इस बारे में। और इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मेरे इस लेक्चर में हैं, तो आप अगर इनके आंसर सही दे सकते हैं खुद को, तो मीन्स कि आपने लेक्चर अच्छे से सुना है, आपकी तैयारी है। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होती है। थैंक यू।